नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात करेंगे कोरोना गया लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या बाकी हैं, क्योंकि जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं वो वाकई डराने वाले हैं। भारत में हार्ट अटैक के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। युवा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई इसका शिकार हो रहा है। अभी हाल ही में हुए गुजरात में गरबा आयोजन के दौरान कई लोग हार्ट अटैक उनको हुआ और उसके बाद उनकी मौत हो गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना महामारी के बाद से ही हार्ट अटैक के जो केस हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कहा है कि जो देश में दिल का दौरा पड़ने के जो केस बढ़ रहे हैं उसका कारण कोरोना वायरस है। चिंता की बात यह है कि ये क्लॉट किसी भी उम्र के व्यक्ति के शरीर में बन रहे हैं। कई मामलों में इसके कोई लक्षण नजर नहीं आते और यही कारण है कि अचानक से हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। आईसी हमारे હમણાં એક ડિટેલ સ્ટડી કર્યો છે। એ ડિટેલ સ્ટડી એવું કહી રહ્યો છે કે જે લોકોને સિવિયર કોવિડ થયો હોય અને એનો સમય જાજો ન થયો હોય એવી સ્થિતિની અંદર એમણે અધિક પરિશ્રમ નહીં કરવો જોઈએ। એમણે પોતાની સેહતનું સખત મહેનત, સખત દોડવું, સખત એક્સરસાઇઝ કરવી એવા કામોથી एक ચોક્કસ ટાઈમ માટે यानी कि શોર્ટ ટાઈમ માટે 1-2 વર્ષ માટે દૂર રહેવું જોઈએ તાકી હાર્ટ એટેકની ઘટનાથી બચી શકાય। तो हार्ट अटैक के बढ़ते मामले लोगों की चिंता को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद लोगों की जो मौत हो रही है वो आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इसके पीछे कोरोना की वजह यह बताई जा रही कि जो कोरोना हुआ था उसी के ये साइड इफेक्ट हैं और इसी पर विस्तार से आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर समित श्रीवास्तव कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका जनता टीवी में। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर समित जी आपसे मैं करना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि कोरोना जब था उस वक्त लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे चीजें बेहतर हुई, कोरोना चला गया, लेकिन उसके बाद हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि कोई लक्षण नजर नहीं आता। और अभी जो हाल फिलहाल में घटना घटी, हमने गुजरात में देखा कि गरबे के दौरान 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो गई। क्या क्या इसके पीछे वजह ये मानी जा रही है? जी हाँ, जब कोरोना था, कोरोना काल था, जब कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा था जी, तब ये माना जा रहा था कि चूंकि कोरोना हम वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों के लिए भी नई चीज है और इसके बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं था, तो सब उस समय जो है संशय में थे, एक कुछ अंदाजे लगाए जा रहे और शुरू में माना गया कि शायद कोरोना में उस समय बढ़ती हुई मृत्यु दर, पर्टिकुलरली हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु दर भी बढ़ रही थी या लकवे बढ़ रहे थे। तो ये माना गया था कि कोरोना हार्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। लेकिन जो प्रारंभिक जो भी शोध हुए उनमें समझ में आया कि हार्ट को डायरेक्ट कोरोना अफेक्ट नहीं करता, लेकिन कोरोना के मरीज में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है कि हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं। और यही चीज काफी समय तक जो है सभी लोगों ने मान्यता मान के रखी हुई थी। लेकिन अभी 22 सितंबर को नेचर कार्डियोलॉजी रिव्यू, जो बहुत ही मान्यता प्राप्त जर्नल, उसमें यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने 8 ऐसे लोगों के शव परीक्षण किए जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई थी जी जी। और उन्होंने पाया कि कोरोना के वायरस की संख्या उनके नसों में बहुत ज्यादा है निस्बत उनके शरीर के अन्य अंगों में या शरीर के फैट में। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कोरोना भी नसों को प्रभावित करता है और लोगों में जो मृत्यु हो रही है उसमें कोरोना के डायरेक्ट इन्वॉल्व के, नसों को खराब करने या नसों में हार्ट अटैक कराने के डायरेक्ट इन्वॉल्व के चांसेस हैं, ये पुष्टि। ठीक है डॉक्टर समित जी, आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा भी, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। डॉक्टर अनुराग, मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा शिकार युवा हो रहे हैं। कोई सिम्टम्स नहीं, कोई मंच पर डांस कर रहा है तो अचानक से वो लड़खड़ा के गिर जाता है, लोगों को पता नहीं रहता कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उनकी तो डेथ हो गई है। अभी हमने देखा गुजरात में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, गरबा खेलते खेलते 10 लोग हार्ट अटैक के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। कोविड का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कोविड के बाद ये बहुत तेजी से केसेस बढ़े हैं। क्या इसके पीछे वाकई एक कोविड का कनेक्शन है
अगर कोविड का कनेक्शन है तो उस वक्त 2020 और 21 में बहुत लोग पॉजिटिव थे, मोस्टली सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई उस वक्त, किसी में माइनर थे, किसी में मेजर सिम्टम्स थे। क्या इसका कोई कनेक्शन है कि जो बहुत ज्यादा मेजर सर्वाइवर थे उस वक्त कोविड के टाइम पर, वो ज्यादा इसके शिकार हो रहे हैं? नमस्कार, इनवाइटिंग मी। जो आपने प्रश्न पूछा है उसके दो उसके पार्ट हैं। एक तो यह है कि हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं, उससे कार्डियक अरेस्ट जिसको बोलते हैं, सडन कार्डियक डेथ, उसके इंसिडेंसेस बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा यह है कि क्या ये कोरोना से है या नहीं है। तो अगर आप डाटा को देखें, जो आईसीएमआर ने भी, हमारी जो एपेक्स बॉडी है, एक डाटा रिलीज किया था कि हमारे यहाँ करीबन 11% से ज्यादा आबादी है उसको डायबिटीज है, करीबन 15% आबादी जो प्री डायबिटिक है, 25% लोगों में हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है, 36% लोगों में हाइपरटेंशन है, 50% से ज्यादा लोग मोटे हैं। तो ये जितने भी ये कारण हैं, दे आर ए बिग रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। अब दूसरी बात आ गई कि कोरोना से भी असर है कि नहीं है। हाँ, उससे भी असर है साहब। उस पर स्टडीज हुई हैं, अभी आईसीएमआर ने जो स्टडी चल रही है उसके बारे में रिलीज किया है, बाकी वेस्ट पे भी हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी इंग्लैंड में और यूएस में हुई है। तो उसमें देखा गया था, इसकी कोविड की बात चल रही है, तो उसमें कोविड में 20% ऑफ द पेशेंट प्रेजेंटेड विद हार्ट प्रॉब्लम ओनली। तो हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन था जो उस समय इफेक्ट हो रहा था। क्लॉट बनते थे, उसकी वजह से छोटे छोटे क्लॉट बनने से माइक्रो इन्फार्क्ट के इंसिडेंट्स काफी होते थे। बड़े क्लॉट भी बनते थे, लेकिन माइक्रो इन्फार्क्ट की काफी ज्यादा इंसिडेंसेस थे। जो स्टडीज हैं उसमें आया, माइक्रो इन्फार्क्ट का मतलब था छोटी क्लॉट बना, उसने छोटे से एरिया में ब्लड का दौरान को रोक दिया, और वहां पे जब ब्लड का दौरान नहीं हुआ तो वहां पे फिर डैमेज हुआ। तो जैसे स्कार बनता है, कोई भी चोट बनती है तो स्कार बनता है। तो स्कार इज अ बिग नाइडस या सोर्स होता है कार्डियक अरेस्ट के लिए, सामान्य धड़कन के लिए। हार्ट एकदम तेज होता है और रुक जाता है। दूसरी बात, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जैसे भी आप बात कर रहे थे अहमदाबाद में जो हुआ, ये सब हुआ है, तो बाकी फ्रिक्वेंटली देखा भी जा रहा है। और इन सब अधिकतर लोगों में ये पाया गया है कि ऑटोप्सी के बाद, फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है कि जहां भी इस तरह की डेथ होती है उनको जो है ऑटोप्सी करी जाती है। ऑटोप्सी मतलब ये सब खोल के देखा जाता है क्या कारण था। तो उसमें पाया गया सडन कार्डियक डेथ की जो पेशेंट्स हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन तो नहीं था, पूरी तरह रोकने वाले लीजन तो नहीं थे, लेकिन कुछ लीजन्स जरूर थे। हार्ट की नसें टोटली नॉर्मल नहीं थी उनकी। और इसके लिए करना क्या है जो आप बात कर रहे हैं, तो करना हमें यह है कि जो हमारे हाई रिस्क फैक्टर्स, जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको कंट्रोल करना, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना। ये उसकी, दिस इज व्हाट द टाइम नीड्स। जी, इस विषय में बहुत से वो हैं, मैं इंट्रोडक्टरी रिमार्क आपको दिया था, बाकी जिस चीज में भी डिस्कस करना है बात। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर समित भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर समित, दिनचर्या का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर कि लाइफस्टाइल हमें अपनी बदलनी पड़ेगी, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग जिम जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं, कोई योगा भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर से बॉडी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, कोई सिम्टम्स नहीं है, पता भी नहीं चलता कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी हलचल हो रही है। अचानक से कुछ सेकेंड और उसके बाद सीधी डेथ, मौका तक नहीं मिलता कि उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर ने कहा जी, जो कोरोना के बाद में एक लॉन्ग कोविड या इस तरह की जिसमें जिसके लॉन्ग दूर प्रभाव रहे कोरोना के, जी, उनमें धीरे धीरे जैसे यही जो 100 परीक्षण हुए थे उनमें ये समझ में आया कि कोरोना नसों में भी, जहां पर स्पेशली जहां पे चर्बी इकट्ठी है नसों के अंदर में, जिसको वैज्ञानिक भाषा में एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं या सामान्य भाषा में जिसे ब्लॉकेज कहते हैं, जो उन चर्बियों में ज्यादा पाया गया जी, और वहां इन्फ्लेमेशन ज्यादा किया, यानी वहां पे उसने सूजन की, वहां पे नुकसान किया, और बॉडी उसको उस नुकसान की भरपाई करने के लिए जो प्रयास किए उससे वो ब्लॉकेजेस बढ़े। तो ज्यादातर जो यंग पेशेंट हैं, जो बुजुर्ग हैं, शायद वो अपनी क्षमता से बाहर गतिविधियां नहीं करते हैं, इसलिए सुरक्षित रहते हैं। लेकिन यंग पेशेंट जो गंभीर कोरोना से रिकवर हुए हैं और अब एक तरह से उस चीज को एक उत्सव के रूप में या एक सेलिब्रेशन के रूप में देखते हैं कि अब हम इस बार सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो अपनी क्षमता से ज्यादा कोई गतिविधि कर ले रहे हैं, नाच ले रहे हैं, गरबा कर ले रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर ले रहे हैं, जिम में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिम में ज्यादा कसरत कर ले रहे हैं।
तो ये जो ब्लॉकेजेस बने हैं ये उन लोगों में कारण बन जाते हैं कि उनमें सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। वो अचानक जहाँ पे वायरस के कारण इन्फ्लेमेशन रहा है, सूजन रही है, और वो सूजन जो हमारी सामान्य जांचें होती हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी एक यंग लोगों में उतनी ज्यादा ब्लॉकेजेस नहीं दिखाती हैं, लेकिन उनमें इन्फ्लेमेशन चलता रह सकता है वायरल इन्फेक्शन के कारण, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कारण, और वो कारण बन सकता है, जैसे डॉक्टर मल्होत्रा ने बताया, सडन कार्डियक डेथ का। अचानक से हृदय की गति बहुत तीव्र हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी, इतनी तेज हो जाएगी कि हार्ट स्वयं को नहीं संभाल पाता और वो फेल हो जाता है, और कुछ मिनटों में ही जो है प्राण उड़ जाते हैं, और लोग देखते रह जाते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाते और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यही चीज हम जो है गरबा वाली जगह में या जिम में या बहुत सारे एक्सरसाइजेज में या स्टेज में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ नाच गाना कर रहे हैं, जो अचानक से बहुत ज्यादा उनकी हैसियत या उनकी ताकत के से बहुत ज्यादा अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें पा रहे हैं कि उनकी अकस्मात मृत्यु हो जा रही है। ठीक है डॉक्टर अनुराग, हम देख रहे हैं कि लोगों में अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि पहले कहा जाता था कि अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखना है तो एक्सरसाइज योगा आपको करना होगा, लेकिन अब ये बात भी निकल कर सामने आ रही कि अगर बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ट पर प्रेशर पड़ रहा है, आप पुशअप मार रहे हैं अपनी क्षमता से ज़्यादा, उसमें भी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो लोग कन्फ्यूज हैं कि अब करें तो क्या करें, किस तरीके से फिट एंड फाइन वो रहें। ये बहुत अच्छा सवाल है कि एक्सरसाइज का क्या रोल है हमारे फिट रहने में। तो जो भी हमें एक्सरसाइज करनी है, इट शुड बी इन मॉडरेशन। हम अपनी शरीर की क्षमता के हिसाब से ही एक्सरसाइज करनी है। कोई भी एक्सरसाइज अगर शुरू करते हैं तो धीमे धीमे शुरू करें और उसको बाद बढ़ाएं। एक उसके लिए जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिनसे आप नाप सकते हैं कि आपके हार्ट की क्षमता कितनी एक्सरसाइज करने की। जैसे ट्रेडमिल टेस्ट करा जाता है तो उसमें देखते हैं कि आदमी का मैक्सिमम हार्ट रेट जैसे 220 माइनस एज मैक्सिमम हार्ट रेट पर पर्सन, उसकी जो है सिर्फ 60% तक जाना होता है अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज करना है। उसके थोड़ा इंटेंसिटी बढ़े तो 70 तक भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाना है और लगातार बहुत ज्यादा उस पर मेंटेन भी नहीं करना है। तो सिंपल जो बेसिक फंडामेंटल है एक्सरसाइज के, धीमे धीमे ग्रेजुअल उसको धीमे धीमे बढ़ाना है। आजकल एक थोड़ा सा हो गया एक्सट्रीम लाइफस्टाइल की, अब हर एक को लगता है कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, 6 पैक होने चाहिए, तो एक उसमें हर चीज में एक्सट्रीम वाली बात है। एस्पिरेशनल सोसाइटी है एंड वी आर नॉट ए वेरी हेल्थी सोसाइटी, वी आर सिक from inside. It is not right thing to say, but this is a fact. तो उस बैकग्राउंड में हमें जो भी करना है तो थोड़ा हमें समझना पड़ेगा where do we stand, हम इस समय कहाँ पर हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हर एक आदमी के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके साथ भी आज से ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप कोई भी अनकस्टम्ड काम जो आप रोज दाना नहीं करते एकदम आपको करना पड़ जाए तो परेशानी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसमें होता यह है कि आदमी ड्रग्स भी यूज करने लगे बॉडी बनाने के लिए, तरह तरह के एडिटिव्स भी यूज करने लगे, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। तो बेसिक थिंग इज मॉडरेशन। जो भी हमें करना है, पहले डॉक्टर जो भी आपके हैं उनसे एक राय ले, हम ये करने जा रहे हैं, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, दैट इज द राइट स्टेप। देन स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज इन द गाइडेंस ऑफ ए प्रॉपर ट्रेनर, जिसको आइडिया है कि कैसे बढ़ानी है, किस तरह करनी है। एक्सरसाइज भी मिक्स होता है, कार्डियो होती है जैसे वॉक, ब्रिस्क वॉक करना, स्ट्रेचिंग्स होती है, योग वाली ज्यादा आती है, या फिर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती है। तो किसके लिए तीनों का मिक्सचर होना चाहिए, किसके लिए कौन सा कितना करना है, दैट हैज टू बी जज्ड बाय ए ट्रेनर। और whether the patient is fit to undergo that exercise, एक बार डॉक्टर से मिलना कि डिसाइड करना ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन वी डोंट डू दैट। आप देख लो गली मोहल्ले में जिम खुलते जा रहे हैं, उसमें कोई ट्रेनर नहीं होता है, डिफरेंट तरह के पाउडर्स खिलवाते हैं कि सब बॉडी जल्दी बन जाएगी आपकी। तो उन बारे में हम जानते नहीं और इतना ज्यादा हो गया, और लोगों के जो एस्पिरेशन है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं लोग। उनमें हार्मोन्स भी होते हैं, उसमें स्टिमुलेंट्स भी होते हैं, तो दे कॉज प्रॉब्लम। तो मिला के देखा जाए तो प्रॉब्लम कई लेवल पर है, बट द बेसिक थिंग इज मॉडरेशन। और जो भी एक चीज हो, एक साइंटिफिक अप्रोच हो, और वो आदमी एक्सरसाइज सीखे हैं, उसके अंडर में एक्सरसाइज करें तो उस बारे में जानता हो। एक्सरसाइज इज नॉट बैड, लेकिन बहुत ज्यादा एकदम से करना नुकसान करता है। बिल्कुल। एथलीट्स होते हैं, बहुत हाईली ट्रेंड होते हैं, उनमें भी सडन कार्डियक डेथ देखी गई है, जबकि ग्रेजुअली होते हैं उसके बाद भी होते हैं, क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज करने से हार्ट की मांसपेशियों पर लोड पड़ता है, फाइब्रोसिस होती है। फिर वही बात आ जाती है कि फाइब्रोसिस से सडन कार्डियक डेथ का इंसिडेंस बढ़ता है जी। तो उस चीज देखना होगा। एक्सरसाइज जरूर होना चाहिए,
उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए किस तरह की एक्सरसाइज ठीक है ये डिसाइड होना चाहिए और फिर ग्रेजुअली को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर समित, अगर हम एक्सरसाइज के साथ साथ खान पान की अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि अब जहां भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बाकायदा आपका एक डाइटिंग चार्ट बना रहता है, और खाने पीने में लोग जैसे स्प्राउट्स का इस्तेमाल करते हैं, और हम देख रहे हैं कि पैकेट वाला बहुत ज़्यादा आ गया है, मतलब प्योरिटी अब नहीं रही, अब पैकेट में ही आपको जूस भी मिल रहा है, स्प्राउट्स भी बना बनाया आता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट से लाए वो खाया, आपको लगता है कि इसमें सब प्रोटीन मिनरल सब इसी में ही हैं। क्या उसका भी एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो चीजें पैक्ड होती हैं उनमें वो ताजी चीजें नहीं होती हैं। उनमें विटामिन, जब भी हम किसी स्प्राउट में लें या किसी सब्जी में लें या किसी फ्रूट में लें, अगर वो बहुत लंबे समय तक कटा हुआ रहा है या बहुत बासी है तो उसमें वो विटामिन की मात्रा नहीं होगी जितनी हमें आवश्यकता है, और घूम फिर के उससे हम सिर्फ शक्कर यानी शक्कर कार्बोहाइड्रेट ही प्राप्त कर रहे हैं, और बाकी जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद इंग्रेडिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो उतने प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए, और इनमें महीनों की एक्सपायरी रहती है, मतलब कई महीनों से वो एक फैक्ट्री में बनेंगे, वो उसमें एक प्रोसेस से जाएंगे जिसमें प्रिजर्वेटिव्स रहेंगे, कुछ रेडिएशंस होंगे ताकि उनको उनमें से कीटाणु को मार सकें, और ऐसा करते करते जो उनमें पौष्टिक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो बाजार में जूसेस मिलते हैं उनमें कईयों में आप पाएंगे कि वो फोर्टिफाइड रहते हैं, मतलब उनमें अलग से विटामिन डाले गए रहते हैं, क्योंकि उनकी जो ओरिजिनल विटामिन है उनकी शक्ति खत्म हो चुकी रहती। दूसरा, डॉक्टर अनुराग ने बहुत बढ़िया चीज पॉइंट आउट की कि जो जिम में जो लोग रहते हैं वो ट्रेंड लोग ना हो ये जरूरी नहीं होता, वो आधे ट्रेंड होते हैं, या जो खुद जो है खुद ही सीखे और सिखाने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे ट्रेनर्स के कारण या वो ऐसी दवाइयां प्रिस्क्राइब कर देते हैं जिसमें सबको कुछ समय में ही रिजल्ट दिखने लग जाएं, लेकिन इन सब चीजों का शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो शॉर्टकट जो लेता है उसको शरीर को ज्यादा उसको शरीर को ज्यादा काम करना पड़ता है, और उसमें ज्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। जी, ठीक है। डॉक्टर अनुराग, हम लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं, खासतौर से अगर देखा जाए बहुत से ऐसे लोग भी हैं, ना वो ड्रिंक करते हैं ना स्मोक करते हैं, एक नॉर्मल खाना वो खा रहे हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल उनकी है, लेकिन उनको भी हार्ट अटैक आते हैं। क्या इसके पीछे वजह एक मेंटली स्ट्रेस भी है, कि मेंटली स्ट्रेस के चक्कर से भी आजकल बहुत ज़्यादा लोग हम देख रहे हैं कि टाइम की शॉर्टेज रहती है, ऑफिस में 12-12, 13-13 घंटे काम कर रहे हैं, उनको अपनी फिटनेस को लेकर बिल्कुल भी टाइम तक नहीं मिल पाता? आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, स्ट्रेस का रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। आजकल की सोसाइटी है उसमें हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें टोटली इम्बैलेंस पैदा हो गया है। जैसे आपने कहा 12-12 घंटे काम करना, ये सब करना, तो काम करना चाहिए, जरूरी है करना, लेकिन अपने आप को फिट रखना भी उतना जरूरी है। तो जो बैलेंस लाइफ है उसमें आपको कितना आप एक्सरसाइज करते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, कितना आप रेस्ट कर रहे हैं, तो सारी चीजें आती है। और दूसरी बात ये आती है कि हर एक को अपना एक असेसमेंट जरूर करना चाहिए। जो हाई उसमें है प्रेशर जॉब्स हैं तो 35 के बाद, वरना 40 के बाद मेल्स की बात कर रहा हूँ, फीमेल्स में 40-45 हो जाता है, तो उनको पूरा अपना एक बार असेसमेंट कराना चाहिए कि उनकी जो अपनी ब्लड वर्क में उनको कोई शुगर वाली बात तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है कि नहीं, थायराइड तो नहीं है, मल्टीपल चीजें जो देखी जाती है वो सब ठीक है कि नहीं है। एक बार उसके हिसाब से हार्ट के हिसाब से भी उसमें चेकअप किया जाता है, और कुछ और मतलब कंप्लीट एक वर्कअप होना चाहिए टू असेस कि आप इस समय कहाँ पर हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर परेशानी होती है लेकिन उनके सिम्टम्स नहीं आ पाते हैं, तो जो सब क्लिनिकल स्टेज है उसमें अगर आप बीमारी को पॉइंट आउट कर लेते हैं तो उस बीमारी से बच भी सकते हैं और स्वस्थ भी लंबे तक रह सकते हैं। वरना अक्सर होता यह है कि जब बीमारी हो जाती है तब पता लगता है। जो मॉडर्न सिस्टम है हमारा मेडिसिन का, उसमें ट्रीटमेंट इज इम्पोर्टेंट, प्रिवेंशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब मैं सिस्टम से बात कर रहा हूँ, जो हमारी गवर्नमेंट की अप्रोच है, जो गवर्नमेंट की अप्रोच है वो अधिकतर अभी तक फोकस इन्फेक्टिव डिजीजेस पे है। जो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उन पर फोकस इतना नहीं है। 80% ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीज आर प्रिवेंटेबल, इसमें कोई शक नहीं। हम जानते हैं कैसे प्रिवेंट हो सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो पा रहा। और इम्प्लीमेंटेशन कोई कॉस्टली नहीं है, उसमें सिर्फ अपने आप को थोड़ा चेकअप कराना है कि किस किस में आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके रिस्क फैक्टर्स क्या, आपको क्या क्या उसके लिए कंट्रोल करने के लिए करना है। बहुत बड़ी चीज नहीं है जी। लेकिन जितनी भी एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उनके जो प्रिवेंशन वाला एस्पेक्ट है
वो कहीं ना कहीं उसमें काफी पीछे छूट रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं समझना चाहूंगा। हम देखते हैं कि लोगों को हल्का फुल्का फीवर हो, जुकाम हो, तो वो मेडिकल में जाकर, केमिस्ट में जाकर वहां पर दवाइयां ले लेते हैं। उनके फर्स्ट एड बॉक्स में भी बहुत दवाइयां ऐसी रखी रहती हैं, पेन किलर वो लेते हैं। क्या इसका भी साइड इफेक्ट पड़ता है? अगर हम हार्ट अटैक की आज हम बात कर रहे हैं, क्या इसका भी कोई कनेक्शन है? ये आप मुझसे पूछ। जी जी सर, आपसे। जी, जो बगैर डॉक्टर की सलाह के तो कोई मेडिसिन लेनी ही नहीं चाहिए। ये जरूर है कि अगर सलाह नहीं है, आप इमीडिएटली मिल नहीं पाती और परेशानी ज्यादा है, तो आप कुछ दवा ले सकते हैं, लेकिन सीधे मेडिकल वालों से या फार्मेसी से दवा लेना ठीक नहीं है। दूसरी बात क्या होता है कि कई लक्षण ऐसे होते हैं जो कॉमन बीमारी के लगते हैं। अब जैसे सांस थोड़ा फूल रहा है, किसी को जुकाम से लग रहा है, बदन गर्म हो रहा है, तो जरूरी नहीं उसे बुखार ही हो। ये लक्षण किसी और परेशानी के होते हैं, बीपी बढ़ा हुआ तो इस तरह की चीज होती है। हार्ट के जो प्रोड्रोमल जो शुरू के लक्षण होते हैं उस तरह के हो सकते हैं। ये कोई बड़ी और चीज भी हो सकती है। तो वो अगर कई बार ऐसा होता है कि आपने दवा ली, वो सिम्टोमेटिकली उसको दब जाती है, उसका प्रॉपर असेसमेंट नहीं होता, फिर काफी बाद में ये पता लगता है कि मेजर इवेंट हो गया कुछ ना कुछ। तो ऐसा कॉमनली होता है। तो मेरा स्ट्रिक्ट इस बारे में ओपिनियन है कि डॉक्टरी सलाह के बगैर कोई दवा नहीं लेनी चाहिए until there is an emergency and doctor is not available। जी बिल्कुल। डॉक्टर समित श्रीवास्तव, सवाल मेरा आपसे है, और ये बहुत दर्शकों का सवाल ये होगा, उनके जहन में होगा, क्योंकि जो लोग अभी वॉच कर रहे होंगे, इन केस कभी ऐसी स्थिति होती है कि कई लोग बैठे हैं, अचानक से एक की तबीयत खराब होती है, वो लड़खड़ा जाता है। ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से उसको पंपिंग दी जाए ताकि हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके? कोई ऐसी मेडिसिन हो या फिर उसको पंप किया जाए कि वहां तक, डॉक्टर के पास तक, हॉस्पिटल तक उसको बहुत इजीली तरीके से हम ले जा सके? जी, ये थोड़ा सा शायद मुंह से बोल के बताना संभव नहीं होगा उतना प्रॉपर। इसके लिए सबको अपनी तरफ से चेष्टा करके सीपीआर सीखना चाहिए, और बेसिक सीपीआर सभी को आना चाहिए। बड़ा सरल है, आप उसको गूगल करके भी देख सकते हैं, उनके वीडियोज उपलब्ध हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे जैसे ही अगर आपके पास में ऐसा कुछ होता है, कोशिश ये करें कि आप उनके कपड़े थोड़े से ढीले रखें, कहीं कॉलर वगैरह बहुत टाइट तो नहीं है, ये देख लें। कोशिश ये करें कि उनका सिर जो है वो नीचे की तरफ हो, पैर को आप किसी थोड़े से हल्के से ऊपर स्थान में उठा लें ताकि ब्रेन की तरफ ब्लड जाने की संभावना बढ़ी रहे। नब्ज को टटोलें, अगर नब्ज को धीमी है या बहुत तेज है, आप अगर उसको महसूस कर पा रहे हैं, तो एक बड़ा सा घूसा अगर छाती पे मारते हैं, जो इतना हो कि वो हो सकता है हार्ट की जो बहुत तेज धड़कन है उसको नियमित कर दे। और उसके बाद अगर आप प्रशिक्षित हैं, आप ट्रेंड हैं, तो आप सीपीआर की प्रक्रिया कर सकते हैं, जिसमें छाती के मध्य में जहाँ पे कॉलर बोन होती है, जहाँ पे टाई बोन होती है, कॉलर बोन नहीं, जहाँ पे टाई बोन होती है, जहाँ टाई बनती है, उस स्थान पे दोनों हाथ से रखकर अपनी एल्बो को बिना मोड़े लगभग उस छाती को 1 से 1.5 इंच तक नीचे दबाएं, और कोशिश करें कि ये जितना ज्यादा आप जितनी तेजी से और जितना ज्यादा दबा सकें, लेकिन दबाने का जो गति है वो तेज होनी चाहिए। दबाव 1 से 1.5 इंच तक ही दबाने वाला होना चाहिए। ये प्रयास कर सकते हैं। इसी बीच में कोशिश करें, अगर आप अकेले हैं तो पहले किसी को हेल्प के लिए कॉल कर लें, एम्बुलेंस को कॉल कर लें, ताकि मेडिकल हेल्प वहां पे समय से पहुंच सके। और दुख की बात यह है कि इतने के बावजूद भी 100 में लगभग 91 लोग नहीं बचते हैं, 9% लोग ही बच पाते हैं। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो ये संख्या बढ़ सकती है, और इसमें कोई बहुत किसी इक्विपमेंट या बहुत उसके लिए बहुत सरल प्रशिक्षण होता है जो हर व्यक्ति ले सकता है। और दूसरी चीजें रहती हैं कि कुछ सार्वजनिक स्थलों पे, जैसे एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, मॉल है, स्टेडियम है, या कोई ऑडिटोरियम है, वहां पर एईडी यानी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर्स भी मौजूद होते हैं, जो आप देखते हैं सिनेमा में, जैसे बिजली का झटका देके हार्ट को दोबारा चालू करने का प्रयास किया जाता है, जो उसी में इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। जैसे ही आप उस मशीन के बक्से को खोलेंगे, वो बताने लगती है कि आपको आगे क्या करना है। तो वो भी आप देख सकते हैं कि ये किस जगह पे मौजूद है, और उसकी सहायता भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी है, और समय का अभाव है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो देखिए, कोरोना के केस बहुत तेजी से, कोरोना के बाद से जो हार्ट अटैक की संख्या है, मरीजों की संख्या, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। लाइफस्टाइल हमें अपनी बदलनी होगी, जिस तरह से डॉक्टर्स ने बताया है। लाइफस्टाइल को बदलने के लिए हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही एक्सरसाइज करनी होगी। अगर हम उससे ज्यादा करते हैं तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, और लाइफस्टाइल को बदलना होगा, तभी इस चीज से लड़ा जा सकता है, क्योंकि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और सबसे ज्यादा युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।